साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर कोई गुजर रहा है तो ये समझना जरूरी है पहले, और फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी थेरेपीज करना जरूरी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड, चैप्टर नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। थेरेपी करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम इसको चल रही है ये किस तरीके की है। साइकोडायनेमिक इशू है, बिहेवियरल इशू है, कॉग्निटिव इशू है, या एग्जिस्टेंशियल या ह्यूमनिस्टिक इशू है। ये इशूज समझकर हम प्रॉपर उन थेरेपीज की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स में। सबसे पहले हम साइकोथेरेपी के नेचर और उसके प्रोसेसेस को समझेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ थेरेपीज समझेंगे कि कितने तरीके की होती हैं, कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और फिर एक मेंटली व्यक्ति जो है उसका रिहेबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, उसे सोसाइटी में वापस काम करने लायक कैसे बनाया जा सकता है। ये समझते हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ साइकोथेरेपी के अंदर। इसमें कुछ गोल्स होते हैं। जब हम थेरेपेटिक अप्रोचेस कर रहे होते हैं तो क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम? रीइंफोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट, बेटर होना चाहिए, वो उसके इमोशनल प्रेशर कम होने चाहिए, उसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव ग्रोथ के लिए वो अनफोल्ड होना चाहिए, उसके हैबिट्स को मॉडिफाई करना है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम चल रही है, उसके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं हम। थिंकिंग पैटर्न्स चेंज करने के बाद उसको सेल्फ अवेयरनेस लाई जा सकती है। सेल्फ अवेयरनेस के बाद उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो कम्युनिकेशन है, उस पर काम किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट किया जा सकता है और वो खुद के अपने जीवन की चॉइसेस को समझ पाए और अपने सोशल एनवायरनमेंट को समझकर ज्यादा क्रिएटिव हो पाए सेल्फ अवेयर मैनर पे। ये किसी भी साइकोथेरेपी के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अप्रोचेस के, कुछ सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम काम करते हैं। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना हुआ है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो व्यक्ति थेरेपी कर रहा है। तो जैसे अब तो एमफिल या पीएचडी मैंडेटरी कर दिया गया है अगर आप स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाने की कोशिश करें। थेरेपिस्ट और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप होता है और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये रिलेशनशिप अपने आप में ही थेरेप्यूटिक होता है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्फिडेंशियल और इंटरपर्सनल डायनामिक्स को समझ पाना। कॉन्फिडेंशियल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो व्यक्ति किसी और से शेयर नहीं करता और आपसे ही शेयर करता है एज अ काउंसलर, तो वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होती है थेरेपेटिक रिलेशनशिप और अलायंस? एक थेरेपिस्ट है, एक क्लाइंट है। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, थेरेपिस्ट ने इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत डिटेल में साइको अंडरस्टैंडिंग की हुई है, तो एक रिश्ता बनाया जाता है। कैसे बनता है? कुछ कंपोनेंट्स हैं इस रिश्ते के। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब एक फिक्स टाइम होगा, एक कुछ लेन देन होगा, पैसा के लेन देन होगा, राइट। एंड देन लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूरेशन होते हैं और उस ड्यूरेशन के अंदर हमें काम करना होता है। एक फिक्स टाइम होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि यार कितना समय लगेगा। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एक फिक्स समय तक काम होता नहीं है। साइकोडायनेमिक अगर इशू है तो कई साल चल सकता है। बिहेवियरल इशू है तो थोड़े बहुत बिहेवियरल चेंजेस ला जा सकते हैं। कॉग्निटिव अगर है, सोच की दिक्कत है, तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग करके उसकी सोच को मॉडिफाई करना, ये एक काम होता है। थेरेपेटिक रिलेशनशिप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये ट्रस्टिंग और कॉन्फिडेंशियल कन्फाइनिंग रिलेशनशिप होता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, सामने वाले ने कोई भी गलती की हो अपने जीवन में, बट एज अ काउंसलर आपको उसे अनकंडीशनल रिगार्ड देना है। वही तो उसे दुनिया में नहीं मिल रहा है और इसीलिए तो वो थेरेपिस्ट के पास आ रहा है। एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक का मतलब, एम्पैथी और सिंपैथी दो अलग अलग चीज होती है। एम्पैथी मतलब गेटिंग इनटू देयर शूज, अंडरस्टैंडिंग कि यार किस प्रॉब्लम से ये बंदा गुजर रहा है, और उसको ये नहीं बताना है कि भाई बहुत सिंपैथी है मेरे को तेरे साथ। सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी है। एम्पैथी मतलब कि मैं तेरे साथ तेरी प्रॉब्लम को समझ तो पाऊंगा पर शायद तेरे साथ रोऊंगा नहीं। दिस इज एम्पैथी। एंड देन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा चल रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैं इसको बेहतर कर सकता हूं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दी कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे समझ पाते हैं हम कि बंदे की प्रॉब्लम है क्या, व्हाट आर द स्टेप्स। तो बेसिकली 6 सवाल होते हैं। इन 6 सवाल से हम साइकोथेरेपी को क्लासिफाई करते हैं। क्या है ये सवाल? रीजन क्या है जिससे भी प्रॉब्लम पहुंची है? साइकोडायनेमिक हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, या कॉग्निटिव इशू हो सकता है। ये रीजन क्या है इसको, प्रॉब्लम को यहां तक पहुंचने के लिए। इसके साथ दूसरा सवाल आता है कि ये जो प्रॉब्लम है
ये एग्जिस्टेंस में पहुंची कैसे, रीजन क्या है। साइकोडायनेमिक अगर रीजन है तो बचपन हो सकता है ना। मल्टीपल रीजंस हैं। कॉग्निटिव अगर है तो क्या सीखा है अब तक बंदे ने। बिहेवियरल है तो बिहेवियर ऑब्वियसली बात है कि लर्न जो होता है जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जिससे मिलते हैं, जिनसे बातें करते हैं, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, ये सारी चीजें हमारी उस सोच को, उस बिहेवियर को डिजाइन करता है और हम उसी बिहेवियर, उसी सोच को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है ओवर द टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। और अगर चेंज नहीं करेंगे तो दैट कुड लीड टू अ साइको डिसऑर्डर। चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है। साइकोडायनेमिक अगर प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है या कॉग्निटिव प्रॉब्लम है या एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स के अलग अलग मेथड्स हैं, हम आगे समझेंगे इसको। नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या है, ये जो रिश्ता है, तो इसमें क्या होगा कि सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है ये बंदा समझ पा रहा है और इसके पास उसका सोल्यूशन है। ये अगर हम बना पाए, रेपो बिल्ड कर पाए, तो आसान हो जाता है प्रोसेस। कई बार इसी के अंदर हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें सिर्फ बातें हो रही है और उस बातों को बोलते हैं कैथारसिस। पुराने जमाने में इसको ऐसा बोला जाता था कि यार अगर तुम्हारे दिल में कोई बात छुपी हुई है, कोई दबी हुई है, तो शेयर इट विद समवन, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयरिंग से बातें सॉल्व हो जाती हैं, मन हल्का हो जाता है। तो ये जो मन हल्का करने का प्रोसेस है, दैट इज कैथारसिस। अगेन देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर दिस कैथारसिस। चीफ बेनिफिट क्या होगा क्लाइंट को, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाए, तो ये चीफ प्रॉब्लम है, बेनिफिट है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, 10 से 15 सेशंस भी हो सकते हैं और कई बार कई सेशंस में सालों लग जाते हैं। करियर काउंसलिंग फॉर एग्जांपल, तो एग्जिस्टेंशियल इशू है कि भैया मुझे जीवन में करना क्या है। अब एग्जिस्टेंशियल इशू है तो लोगों को लगता है कि यार मुझे सर एक सेशन ले लो और मुझे बता दो जीवन में क्या करना है। ऑब्वियसली बात है, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। तो इट टेक 5 to 7 सेशंस एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कर सकता है, उसके एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मार्केट कैसा है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उसके साथ किस तरीके से इसको अलाइन किया जा सकता है, ताकि ये गलत डिसीजंस ना ले, राइट। सही डिसीजन शायद किसी को नहीं पता है कि क्या काम करेगा, बट हम ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से या बाकी रिसोर्सेज के हिसाब से क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो जो चीजें बच गई उसमें फिर ट्रायल एंड एरर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर। कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को, 3 स्टेप्स में करते हैं। पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना है, फिर किन एरियाज को टारगेट करना है वो समझना है, एंड फिर चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट के लिए, क्या प्रॉब्लम जो चल रही है उसके लिए किस तरीके की टेक्निक यूज किए जा सकते हैं। अब अगर किसी को साइकोडायनेमिक इशू है कि सपने अजीब अजीब से आते हैं, बचपन का कोई डर है, कोई ट्रॉमा है, अब इसमें बिहेवियरल थेरेपी तो नहीं कर सकते, राइट। तो ये समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से कौन सी थेरेपी यहां पर काम करेगी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थेरेपीज। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं तो शायद आपको साइकोडायनेमिक थेरेपी समझनी पड़ेगी, जो कार्ल यंग की थेरेपी है, बहुत जबरदस्त थेरेपी है, थ्योरी है, बट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको टच नहीं करते हैं। समझते हैं बिहेवियरल थेरेपी को। नाउ व्हाट इज बिहेवियरल थेरेपी, व्हाट इज बिहेवियर, बिहेवियर इज हरकत, द एक्शन दैट वी डू इज आवर बिहेवियर। इसमें 3 चीजें हमें समझनी है। पहला मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बिहेवियरल एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट। बिहेवियरल एनालिसिस मतलब कि हम बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं। पहले तो हमने समझा कि यार देयर इज अ फॉल्टी बिहेवियर व्हिच इज लीडिंग टू दीज डिसऑर्डर्स, ठीक। अब अगर मुझे ये समझ में आ गया कि इन बिहेवियर्स की वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम पहले उसको समझेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। कैसे समझेंगे, पहले एंटीसीडेंट फैक्टर्स समझेंगे, मेल फंक्शनिंग बिहेवियर समझेंगे, मेंटेनिंग फैक्टर समझेंगे। क्या होता है ये मेल फंक्शनिंग बिहेवियर, मतलब ये वो बिहेवियर है जो मेरी फंक्शनिंग को खराब कर रहा है। ये बिहेवियर आ कहां से रहा है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, कोई ट्रिगर हो सकता है कि यार वैसे तो मैं बहुत नॉर्मल रहता हूं, बट कभी कभी ना किसी पे ना बहुत जोर जोर से चिल्ला देता हूं। मतलब कि चिल्लाना या डांटना या इस तरीके से रिएक्ट करना मेल फंक्शनिंग बिहेवियर है, बट कब होता है, बिकॉज ऑफ अ ट्रिगर। दैट ट्रिगर पे काम करना जरूरी हो जाता है कि यार ये ट्रिगर मुझे इतना फर्क क्यों, मेरे बेसिक बिहेवियर को चेंज क्यों कर रहा है ये ट्रिगर, कि किसी ने कोई बात बोल दी, ये बात मुझे इतना हर्ट क्यों कर रही है। तो ये ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, ये बहुत सारे सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हो सकते हैं। तो वो समझना है कि ये कहां से आ रहा है, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से मेल फंक्शनिंग बिहेवियर हुआ, और इस मेल फंक्शनिंग बिहेवियर के बाद हमें अच्छा लग रहा है, क्या बेहतर लग रहा है, तो हम उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अगली बार फिर वैसे ही करेंगे। अगर मैंने किसी पे डांटा या चिल्लाया और मुझे उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरा एंटीसीडेंट आया, मेरे को कोई ट्रिगर करी बात, मैंने मेल फंक्शन बिहेवियर किया, मुझे अच्छा लगा, मतलब मेंटेनिंग फैक्टर अच्छा लगना है, तो आई विल रिपीट द बिहेवियर।
अगर मेंटेनिंग फैक्टर मुझे खराब लग रहा है कि अरे यार बहुत खराब गलत कर दिया, और किसी को, और मान लो आपको मार वार पड़ गई या डांट पड़ गई या उसके लिए सजा मिल गई आपको, तो आपका ये मेंटेनिंग फैक्टर जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा और इस वजह से वापस से आप इस बिहेवियर पे शायद ही फंसेंगे। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। अभी हमारे यहाँ पे कुलपति को कुछ बच्चे लेके गए और जूतों की माला पहना रहे थे। अब अगर वो जूतों की माला पहनाने के लिए उनको कोई रिपरकशन नहीं हुआ कुलपति को, राइट, तो ये रिपीट करेंगे इस बिहेवियर को आने वाले समय में भी। बट अगर यहाँ पर पुलिस कंप्लेन हो गई, इनको डांट पड़ी, मार पड़ी, 2-3 दिन जेल में हो गए और इस तरीके का कुछ इनके साथ मेंटेनिंग फैक्टर अगर घटा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बिहेवियर वापस से रिपीट करने से डरेंगे और नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट भी होगा। प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एंटीसीडेंट ऑपरेशन में हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो ट्रिगर हो रहा था, इस ट्रिगर को हम कैसे समझ पाएं और कैसे हैंडल कर पाएं। अगर ट्रिगर को हम समझ पाएं और हैंडल कर पाएंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन कि भैया जेल हो गई, राइट, या बहुत परेशानी हुई उसके बाद कि भैया 15 दिन 20 दिन तो मैं एकदम दिमाग उसी में फंसा हुआ था, मैं दोबारा ये चीज नहीं चाह रहा अपने जीवन के साथ, तो बाद में क्या हुआ? ये दो चीजें अगर हम सॉल्व कर पाए अपने बिहेवियर्स में तो ऑब्वियस सी बात है ओवर द टाइम इट विल हेल्प अस। फिर समझते हैं कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स कि किन बिहेवियरल टेक्निक्स के थ्रू वी कैन हेल्प द स्टूडेंट और एनीवन उनको हैंडल करने के लिए। सबसे पहले, हम किसी भी प्रॉब्लम में रहना चाहते नहीं है, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी प्रॉब्लम। तो अगर ठंड लग रही है तो गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना, तो हम प्रॉब्लम में रहना नहीं चाहते हैं और खुद उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसे बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि कुछ पुश कर रहा है हमें बट हमारी इच्छा नहीं थी इस चीज को हैंडल करने की, तो हम खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया मैं एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो लास्ट के कुछ दिनों में ही पढ़ ले रहे हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना ही पड़ेगा, राइट। फिर अवर्सिव कंडीशनिंग एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी, तो घड़ी इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, छड़ी इज अवर्सिव कंडीशनिंग। मतलब कुछ अवार्ड, गिफ्ट, रिवॉर्ड इस तरीके का अगर मिल रहा है कि अगर ये काम तुम करोगे तो तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अवर्सिव कंडीशनिंग अगर नहीं करोगे तो सोच लेना, राइट। तो इस तरीके के जब पेरेंट्स हमसे डील करते हैं तो अवर्सिव कंडीशनिंग है। देन कम्स सबसे जो अच्छा रहता है वो है डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। इसको दो तरीके से समझिए, पॉजिटिव फॉर वांटेड एंड अवर्सिव और नेगेटिव फॉर अनवांटेड बिहेवियर। तो अगर बच्चा मॉल में गया और जिद कर रहा है, रो रहा है ना, किसी चीज के लिए, तो पापा उसके बोल रहे हैं कि भाई अगर तू अच्छे से रहेगा और जिद नहीं करेगा, जो मैं चाह रहा हूं ऐसा बिहेवियर करेगा, तो तेरे को मैं सामान लेके दूंगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दूंगा। बट अगर तूने जबरदस्ती करी, जिद करी, तो भी मार भी खाएगा, विच इज नेगेटिव और अवर्सिव कंडीशनिंग। दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि पॉजिटिव फॉर वांटेड बिहेवियर एंड इग्नोर द अनवांटेड बिहेवियर, राइट। तो अनवांटेड को इग्नोर करना है। तो अब बच्चा अगर उसके हिसाब से चल रहा है कि भैया जिद नहीं किया और सारा चीज चल रहा है, तो उसको रीइंफोर्समेंट तो दे दिया हमने, बट अगर वो जिद कर रहा है, पैर पटक रहा है कि मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं, तो ये अनवांटेड। तो ये जो है इसे डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट माना गया। फिर आता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता है इसमें। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो पानी से डरता है फॉर एग्जांपल, है ना, तो अब अगर यहाँ पे तालाब है, यहाँ आपका दोस्त खड़ा हुआ है, राइट, अब ये पानी से डर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ले जाके पानी में नहीं घुसा देंगे, है ना, क्योंकि उसी से डर है, उसका फोबिया है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसी भी फोबिया के लिए, एडिक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ लाकर खड़ा करेंगे कि अरे भैया तेरे को पानी में जाने से डर है ना, बाजू में तो खड़ा हो सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बाजू में खड़े हो जा। थोड़ा देर जब यहाँ ये कंफर्टेबल होगा तो बोलेंगे कि ठीक है पैर डाल के बैठते हैं थोड़ा देर के लिए। जब पैर डाल के कंफर्टेबल होगा तो फिर थोड़ा सा अंदर चलते हैं, घुटने तक थोड़ा सा आते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि एक डुबकी भी लगा ले बंदा, राइट। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। हर एक स्टेप में उसको जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम उसके फोबिया को, और वहां से उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। एडिक्शन में भी यही यूज होता है। अगर आपको कल को फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं, एडिक्शन को छोड़ते हैं थोड़ा सा, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अभी आप 9 बजे सोकर उठते हो, बट कल आपने 1 जनवरी को डिसाइड किया कि मैं 5 बजे से सुबह सो के उठूंगा, क्यों? क्योंकि बहुत प्रोडक्टिव है और मेरे को बिहेवियर में चेंज लाना है। तो अगले दिन शायद आप कर भी लेंगे, बट 2-3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या बोलता है कि आज आप अगर 9 बजे सोकर उठते हैं तो डायरेक्टली आप 5 बजे मत उठिए, पहले एक हफ्ते जो है 8:30 बजे उठिए,
जब इसकी आदत लग जाएगी तो फिर 8 बजे उठिए, जब इसकी आदत लग जाएगी तो फिर 7:30 बजे उठिए, और इसमें करीब करीब 10 से 15 दिन आप इसको चलाइए, काम करिए, 10 to 15 डेज, है ना। एंड ग्रेजुअली आफ्टर लेट्स से 2.5 मंथ्स आप सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, प्रोसेस बाय प्रोसेस, राइट। किसी भी तरीके के फोबियाज के लिए तो एग्जाम में कई बार सवाल क्या आ जाता है कि चैप्टर 4 से एक क्वेश्चन दे देता है फोबिया का, राइट, कि बंदा जो है उसको अंधेरे से डर लगता है, इसका ट्रीट कैसे करोगे आप। तो अंधेरे से डर लग रहा है, देयर इज अ बिहेवियर ट्रीट करने के लिए, फोबिया है, डर है, एडिक्शन है, इस तरीके का कुछ भी है, तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है ये सबसे अच्छा तरीका होता है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोसिटी क्या होती है? ऑपोजिट, राइट। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है ऑपोजिट। अब दो अल्टरनेट बिहेवियर हैं, मान लेते हैं बिहेवियर 1, बिहेवियर 2, दो अलग अलग बिहेवियर है। अब ये ऑपोजिट हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या बोलता है कि इसमें से एक स्ट्रांग होगा और एक वीक होगा। तो जो वीक होगा वो ओवर द टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रांग बिहेवियर आ रहा है कि यार नशा करना है, ये स्ट्रांग बिहेवियर है। वीक बिहेवियर क्या है कि मेरे को पता है कि नशा नहीं करना चाहिए और मैं कई 1-2 बार जो है वो छोड़ भी देता हूं कि नहीं यार मैंने छोड़ दिया है नशा। तो अगर वो वीक है तो ओवर द टाइम वो खत्म हो जाएगा और ये स्ट्रांग रह जाएगा। क्या करना चाहिए इसमें लिए? इसको वीक करने की कोशिश करेंगे हम कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स के साथ, और उसी तरीके से हम इसको स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजंस, तो ये ऑटोमेटिकली रह जाएगा और ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसके बाद आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब जब हम किसी को देखकर सीखते हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल विराट कोहली का अगर हम केस लेते हैं, तो विराट क्या कर रहा है? विराट बोल रहा है कि भैया मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना था, तो मैंने उनको फॉलो किया और वो जैसा जैसा करते थे मैं वैसा वैसा करता चला गया। तो जब आपके पास एक मॉडल होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने बिहेवियर को ओवर द टाइम चेंज कर लेते हैं, जिसको मॉडलिंग बोलते हैं। तो ये कुछ तरीके आ जाते हैं इसके अंदर बिहेवियरल टेक्निक्स में। बिहेवियरल टेक्निक्स से आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स कुछ चाहिए होते हैं बिहेवियरल टेक्निक्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बार बार आपको अपने लर्नेड बिहेवियर को चेंज करना है। ये लर्नेड बिहेवियर जो आपकी बॉडी, आपका दिमाग ऑलरेडी इक्विप कर चुका है, मान चुका है कि हाँ ऐसे ही होता है, अब उसको तोड़ना, अनलर्न करना और फिर रीलर्न करना इज अ प्रोसेस। क्या कर सकते हैं इसमें रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के अंदर में? प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इस तरीके की एक्सरसाइजेस से ये काम हो जाता है। और दूसरा, दिमाग पे जब हम काम करते हैं तो मेडिटेशन विल हेल्प। तो ये कुछ तरीके हैं बिहेवियर थेरेपीज के अंदर में, जिसकी मदद से हम किसी का भी बिहेवियर ओवर द टाइम थेरेपी में चेंज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट थेरेपीज। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉग्निटिव थेरेपी को। कॉग्निटिव मतलब हमारी जो सोच बनी हुई है, जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, वो क्या है। इसको चेंज करने के लिए, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज ऑब्वियसली हो रहे हैं, इसे चेंज करने के लिए हम RET और CBT का यूज करते हैं। RET का कॉन्सेप्ट दिया है एल्बर्ट एलिस ने। RET में एल्बर्ट एलिस क्या बोल रहे हैं कि यार एक बिलीफ है, बिलीफ जो कॉग्निशन बनाया हुआ है, हमारा सोच बनाया हुआ है बिलीफ ने, तो इस बिलीफ की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। ये बिलीफ आ कहां से रहा है? एंटीसीडेंट की वजह से आ रहा है। एंटीसीडेंट मतलब पहले कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मेरा ये बिलीफ बना हुआ है पिछले कई सालों में, बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हमारा एक एंटीसीडेंट बना हुआ है जिसकी वजह से मेरे को ये बिलीफ बना हुआ है। बिलीफ कुछ भी हो सकता है यार, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। एंटीसीडेंट क्या था? मैंने कोई रील देखी है, राइट, जिसने ये बात कर रही है और मुझे सही लग गया, तो ये मेरा बिलीफ बन गया। अब ये बिलीफ जो आपका बन गया है, ऑब्वियसली दैट विल लीड टू अ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर द टाइम, इट विल नॉट हेल्प ऑब्वियसली। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाने में अभी फिलहाल मदद कर सकता है, एक अच्छा यूनिवर्सिटी दिलाने में मदद कर सकता है, एक ऐसी जगह आप पहुंच सकते हैं जहां पर आपको एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें मिले। तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर डज डिसाइड इट इन अ लॉन्गर रन। देन तो ABC एनालिसिस में हम पहले बिलीफ को समझेंगे कि क्या है, कहां से आ रहा है ये बिलीफ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। इसमें अगर बिलीफ को चेंज कर दिया जाए तो बिलीफ कैसे चेंज होगा? अगर एंटीसीडेंट को हम वापस से कॉग्निटिवली उसको समझ पाए कि यार ये जो एंटीसीडेंट है ये सही था या गलत था। हो सकता है जब आप छोटे थे तो आपने कुछ सीखा और समझा जो उस समय आपको समझ नहीं आया कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट इन अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जब आप थोड़े समझदार हो गए हैं तो आपको शायद ये समझ में आ जाएगा एंड उससे आपके कॉन्सिक्वेंसेस में चेंजेस आएंगे। इसे बोलते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी के अंदर में ABC एनालिसिस। फिर
हमारे कोर स्कीमास क्या होते हैं? जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं, ओवर द टाइम यही एक्सपीरियंसेस हमारे स्कीमास बनते हैं। स्कीमास को ऐसा समझ लीजिए आप, एक फ्रेमवर्क बन जाता है और आने वाले जीवन में हम जितने डिसीजंस लेते हैं उसी फ्रेमवर्क के बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना ही पता है, मेरे लिए दुनिया इतनी ही बड़ी है और मेरे हिसाब से यही सच है, और उस सच के हिसाब से हम जीने की कोशिश करते हैं, जो कोर स्कीमास बन जाता है। कोर स्कीमास कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अगेन कॉग्निटिवली इसको समझ पाना कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सही तरीके से सवाल वापस से पूछना सीबीटी का या आरईटी का एक बेसिक रीजन होता है। ये क्या करता है? ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स लेकर आता है, राइट? मुझे ऐसा लगता था फॉर एग्जाम्पल कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होता नहीं है, अब ये क्या कर रहा है? नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स लेकर आ रहा है। ये आने वाले समय में जब भी आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग बोलेगा अरे ये सब छोड़ना, कुछ नहीं होता इससे, हमने तो सुना है पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ प्रॉपर स्किल, तब शायद पढ़ाई से उतना वैल्यू नहीं होती है। बट हमेशा आप समझिए कि एजुकेशन हेल्प्स यू टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ इन अ लेटर स्टेज इन अ मच इमोशनल एंड रैशनल वे। तो आप रैशनली तरीके से अगर अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका एजुकेशन ही आपको हेल्प करेगा। दूसरा इसमें होता है कि एजुकेशन आपके दिमाग की ट्रेनिंग करता है टू थिंक इन अ सर्टेन वे, इन अ लॉजिकल वे। वो ट्रेनिंग आपको जीवन भर काम आती है, इसलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मार्क्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस, अगर आप क्लास 12th में हैं और 12th के बाद आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो मार्क्स डू आर इंपॉर्टेंट। देन ये क्या करता है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लेकर आता है, समझ में डिस्टॉर्शन, खराबी लेकर आता है। वो समझ की खराबी क्या करती है? डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनाती है कि हर बार ओवर द टाइम जब आपको डिसीजन लेना होगा तो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिसफंक्शनल होगा, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और इसलिए आप गलत डिसीजन ओवर द टाइम लेंगे। फिर आता है इसका सेकंड पार्ट विच इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें दो चीजें हैं, हम सोच पर भी काम कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ सोच पर काम कर रहे थे, यहां पर सोच के साथ साथ रिलेटेड बिहेवियर्स पर भी काम कर रहे हैं। सिर्फ सोच बदलने से कुछ होगा नहीं, राइट? ओवर द टाइम उस पर रिलेटेड बिहेवियर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। सोच बदल गई कि नहीं यार पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ाई करनी भी तो पड़ेगी ना, तो दैट इज बिहेवियरल। इसको 3 सेक्शंस में समझते हैं। पहला बायोलॉजिकल, कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज के लिए थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, तो बायोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो रिलैक्सेशन प्रोसेस समझना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है, एक्सरसाइज एक अच्छा तरीका हो सकता है। साइकोलॉजिकल, जहां पर हम बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी करेंगे, जो हमने बिहेवियर थेरेपी में समझा है, जो हमने कॉग्निटिव थेरेपी पर समझा है, हम अपने साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करेंगे ओवर द टाइम। और फिर सोशल रेम्स, कि भैया माहौल से ही दिक्कत है तो माहौल बदलना पड़ेगा। घर में अगर माहौल अच्छा नहीं है, स्कूल में माहौल अच्छा नहीं है, कॉलेज में माहौल अच्छा नहीं है, जिन लोगों के साथ आप उठना बैठना कर रहे हो वो अच्छे नहीं है, आपका संगत सही नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप अनप्रोडक्टिव बन जाएंगे। देयर हैव बीन सेइंग कि आपके 5 लोग जिनके साथ आप रहते हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन 5 के हिसाब से ही बन जाते हैं। संगत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे आप तो आप ज्यादा बेहतर बनेंगे। आपको पैसे चाहिए तो ऐसे दोस्त बनाइए जो पैसे पर बात करते हैं, जिनकी सोच है पैसे से रिलेटेड। आपको एजुकेशन चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनको एजुकेशन से मतलब है ना। आपको रिश्ते अच्छे चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनके ये सारी चीजें हैं। इवन गौतम बुद्ध भी इस पे कहते हैं, उनकी 3 श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये तो हमेशा हर जगह पे बोला जा रहा है कि संगत जो है, जो जिन लोगों के साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करना जरूरी है इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड इट इज क्रिएटिंग अ डिसऑर्डर विद इन यू, राइट? देन कम्स बायोमेडिकल थेरेपी, अगेन विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट बायोमेडिकल में बेसिकली आपके बॉडी के ईईजी रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है। इलेक्ट्रोकंपल्सिव थेरेपी इसके अंदर यूज की जाती है, ईसीटी लगाया जाता है ना। तो ओवर द टाइम जब अगर कोई सिगरेट पीता है फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसको दिक्कत होने लगी है सिगरेट से, या डॉक्टर्स ने मना कर रखा है कि भैया अगर ये करते रहे तो तुम चल दोगे। अब क्या करें, पर दिमाग तो बार बार बोल रहा है ना, ओसीडी क्रिएट कर रहा है दिमाग की, उसको आदत पड़ी हुई है इस चीज की। तो अब क्या करेंगे, उसको पिलाएंगे सिगरेट और एक तरफ से इलेक्ट्रिक शॉक भी देंगे। तो जो कनेक्शन बन रहा है सिगरेट और इलेक्ट्रिक शॉक का, वो अवर्सिव कंडीशनिंग बना रहा है, और वहां से बायोमेडिकल थेरेपी के थ्रू वी कैन चेंज पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर्स। चलिए फिर आते हैं जीवन, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल इश्यूज। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है, पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं इस जीवन के साथ, मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अब लाइक 60 ईयर्स ऑफ लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या पर्पस हो सकता है, लक्ष्य क्या है जीवन का, ये सारी चीज़ें जो है ओवर द टाइम प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हमारे दिमाग के अंदर में, और जिसकी थेरेपी करना ज़रूरी हो जाता है। कैसे करते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी? इसमें 3 बेसिक थ्योरीज निकल कर आती हैं।
बाय विक्टर फ्रैंकल जो बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की। ये बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी जो सोल है ना उसी में प्रॉब्लम है, न्यूरोटिक एंजाइटी दे रही है आपको। ये न्यूरोटिक एंजाइटी बचपन से निकल कर आ रही है, आपको ओवर द टाइम एंशियस आप रहे हो तो आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो एंजाइटी की आदत पड़ी हुई है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे बाहर निकलेंगे? जीवन का उद्देश्य बनाइए, मीनिंग मेकिंग बनाइए और वहां से आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, जो विक्टर फ्रैंकल की बहुत बहुत पॉपुलर थ्योरी है। इसके बाद कार्ल रॉजर्स की थ्योरी आती है जिसमें हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच करते हैं। तो उस व्यक्ति को बैठाया जाएगा, उससे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी के पास है, हमारे पास नहीं है, राइट। बट हम ऐसे सवाल क्रिएट करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि वो अपने अंदर झांक सके और झांक कर अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की मदद से, एम्पैथी की मदद से, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की मदद से वो अपने आप को समझ पाए, ज्यादा गहराई में जा पाए, अपने डिसीजंस ओवर द टाइम समझ बेहतर कर पाए कि मैं कब किस तरीके का रिएक्ट करता हूं, क्यों करता हूं, और आने वाले समय में जब इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो ही कैन टेक अ पॉज एंड देन रिफ्लेक्ट कि अच्छा ये यहाँ पर तो मैं प्रॉब्लम करता हूँ या गलती करता हूँ, इसको ऐसा ना करके अगर मैं ऐसा करूँ तो ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा। ये आता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स का। और फिर फ्रेडरिक पर्ल्स और लॉरा पर्ल्स आते हैं जो गेस्टाल्ट थेरेपी देते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी मतलब मीनिंग ऑफ होल, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स में लाइफ नहीं है, पार्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो होल में है, राइट। तो कई बार जब हम करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो बंदे से जब पूछते हैं कि भैया करियर से क्या चाहिए, तो मेजॉरिटी लोग बोलते हैं मनी। मनी इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ करियर, राइट, बट इट्स नॉट करियर। तो अगर करियर ये है तो मनी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अंदर हो सकता है कि आपको दुनिया घूमनी है, आपको एक मतलब बनाना है, आपको लोगों की मदद करनी है, आपको अपने पेरेंट के लिए कुछ करना है, आपको एन नंबर ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, एंड दिस होल इज करियर। दिस इज व्हाट गेस्टाल्ट सेज। गेस्टाल्ट मींस होल। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट ऑब्वियस सी बात है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है कि भैया मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, अगर मुझे पता हो तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल कर पाऊंगा। ये है गेस्टाल्ट थेरेपी। इसके बाद अल्टरनेट थेरेपीज पर आते हैं। अल्टरनेट थेरेपीज आर नॉट द डायरेक्ट थेरेपीज कि भैया मैं एक दिन योगा करूंगा और उससे एकदम से ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अल्टरनेट थेरेपीज का मतलब ये है कि अगर हम ये चीजें रेगुलरली कर रहे होंगे, इसमें से कोई एक चीज भी अगर हम रेगुलरली करेंगे अपनी लाइफ में, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आसान सोल्यूशंस होंगे। क्या क्या बात कर रहे हैं हम? योगा पर बात कर रहे हैं। योगा क्या है? योगा इज डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स होते हैं, आसन्स होते हैं, बॉडी प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जिससे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। शांत मन जो होता है, शांत दिमाग जो होता है, ये हमेशा एवरी डे इट कुड बी प्रोडक्टिव एंड दैट हैज टू बी द ऑब्जेक्टिव कि हर रोज मेरा प्रोडक्टिविटी कैसे बनी हो सकती है। फिर सेकंड होता है सुदर्शन क्रिया योगा। इसमें क्या करते हैं? हम अपनी ब्रीदिंग पर अटेंशन डालते हैं कंटिन्यूअसली। ये एक स्ट्रेच करते हैं 10 से 15 मिनट का। अगर आप स्ट्रेच डेली करते हैं, पढ़ाई करने बैठ रहे हैं आप, 10 से 15 मिनट सुदर्शन क्रिया योगा, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, इट काम्स योर माइंड डाउन सो दैट जो नई चीजें आप ग्रास्प करने वाले हैं उसके लिए दरवाजा खुला रहेगा और आप जल्दी चीजों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना हमारा दिमाग जो है, हर कोई ट्रेन कर रहा है हमारे दिमाग को कि बहुत सारी चीजें एक साथ चलाओ। तो इसलिए हम खाना खा रहे हैं, साथ में मूवी भी देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में गाने भी सुन रहे हैं। तो मल्टीपल चीजें दिमाग करने की कोशिश जब करता है तो वो बहुत फंसा होता है, भसड़ में होता है। तो जब हम ये योगा, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया योगा करते हैं तो वी ट्रेन इट टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट ओवर द टाइम हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स से बाहर आने में। विपासना होता है माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। इसमें हम हर चीज पर फोकस करते हैं, दूर की आने वाली आवाज से लेकर पास की आने वाली चीज पर, डिफरेंट जगह पर, अपनी बॉडी के सेंसेशंस पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पर, है ना। कुंडालिनी होता है इसी के अंदर। एक कुंडालिनी योगा में हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में 7 जंक्शंस होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें 7 जंक्शंस होते हैं जहां से सारा नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट जंक्शंस एंड वी ट्राई टू गिव ऑल द एनर्जी इन आवर बॉडी ऑन टू दोज जंक्शंस, ताकि वो जंक्शंस को हम सही रख पाएं। तो वो 7 जो पॉइंटर्स होते हैं, अगर आपने शक्तिमान वगैरह जैसी चीजें देखी होंगी, तो ये अगर रीढ़ की हड्डी है तो इसमें 7 जंक्शंस होते हैं। इन पर काम किया जाता है, इन पर फोकस किया जाता है और पूरा बॉडी की एनर्जी को वहां डाला जाता है। ओवर द टाइम जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी जो है वो आसान रहती है, दिमाग जो है वो ज्यादा चंचल रहता है, ज्यादा मजेदार रहता है। और इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स, चैंटिंग ऑफ मंत्रास यूज करते हैं। एंड देन मेडिटेशन इज रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स, जहां पर अगर आपने आर्ट ऑफ लिविंग देखा होगा तो वहां पर रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। सो हम स्लो से चालू करते हैं, सोहम 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 यहाँ तक लाते हैं और फिर उस पूरे प्रोसेस करने के बाद शांत लेट जाओ।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो जितनी एंजाइटी बॉडी के अंदर भरी हुई है वो सारी की सारी जो है वो बाहर आती है थ्रू meditation, rapid meditations and all these processes. So this sums up our chapter number 5. Happy learning and have a clarity.